हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है नए राजा और उसके राज्य। इसका जितना भी महत्वपूर्ण नोट्स होगा वो सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पॉइंट्स हैं 7वीं 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, आइए जानते हैं। पहला थे राज थे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चौहान, चोल वंश इत्यादि थे। ओके, नेक्स्ट है नए राजवंशों का उदय कब से हुआ था। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उसके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने काम को महासामंत, महामंडेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। ओके, इस तरह का एक उदाहरण ढक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ओके, नेक्स्ट है राज्य में प्रशासन। नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों के स्वामी और ऐसी तरह की अन्य भारी भरकम, साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। नेक्स्ट है प्रस्तिया या भूमि अनुदान। प्रस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दतः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। वे ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। धन के लिए युद्ध। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ओके, गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद 1997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। ओके, इसके बाद निशान थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, इसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अलबेरूनी किताब अल हिंद में सुल्तान मोहम्मद का लेखा जोखा लिखा है। चाहमानू यानी चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरी ही साल 1192 में उसके हाथे हार गया। ओके, इसके बाद आता है चोल राज। कावेरी डेल्टा में मुठरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरइयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयलाय ने 9वीं सदी के मध्य में मुठरियारों को हटाकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यान और पल्लव के इलाकों पर इस राज का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। 985 में राजा बना, उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उदयनों ने तंजावुर तक भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। तो आइए देख लेते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम के बड़ी मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराध्य के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ओके, इसके बाद है कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए गए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। साम्राज्य का प्रशासन। किसानों की बस्तियां जो
उर कहलाती थी, सिंचित खेती के बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। बेलाल जाति के धनिक किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेदवेलम, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला विलेन या किसान अरियार प्रधान जैसी उपलब्धियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ब्राह्मण को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदय प्राप्त हुआ। ओके, परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।